नमस्कार, फर्स्ट वर्डिक्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंगटा। तो आज हम दोबारा से जो है महोग गांव पहुंचे हैं और आज हमारे साथ कुलदीप सिंह जी है उर्फ डिम्पल भाई आज हमारे साथ है, जो कि एक ऐसे ही किसान हैं जो फ्लोरिकल्चर करते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि हम ग्रीन हाउस में इस टाइम पे खड़े हैं। तो डिम्पल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया में। तो हम आपके परिचय से जो है वो शुरुआत करना चाहिए। सर, मेरा नाम कुलदीप उर्फ डिम्पल। मैं जो है ये फूलों की खेती पिछले 18 सालों से कर रहा हूँ। इससे पहले एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया था। तो मतलब उस समय बहुत अच्छा था। हमारे पेरेंट्स काफ़ी समय से कर रहे थे, 5-10 सालों से कर रहे थे, ओपन फील्ड में कर रहे थे। तो उसके बाद जैसे ही हम इसमें इन्वॉल्व हुए तो हमने कुछ बेंगलोर और पूना में जाके थोड़ा सा इस पर एक्सपोज़र लिया, थोड़ा ट्रेनिंग वहाँ से ली, अपने भी आप पे खुद हमने ट्रेनिंग लिया। उसके बाद जैसे ही हमने वो चीज़ें अडॉप्ट की, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की, उसके बाद टेक्नोलॉजी में जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, ये आप ग्रीन हाउस देख रहे हैं तो ग्रीन हाउस फैब्रिकेशन है, इसकी मैनेजमेंट है, पीस्ट इंसेक्ट का जैसे कैसे मैनेजमेंट करना है, वैराइटीज़ कौन सी चूज़ करनी है, कहाँ से प्लांटिंग मटेरियल आएगा, वो चीज़ें हमने वहाँ पर सारी सीखी, क्या इसकी इकोनॉमिक्स बैठती है। उसके बाद जो है हमने यहाँ आके ट्रेनिंग के बाद इस पर काम करना शुरू किया। तो इस गांव में जितना पहले होता था तो उसके बाद यहाँ पे एक मतलब मार्केट में जैसे बोलते हैं बूम सा आ गया हो, या उस तरीके से जो है एक रेवोल्यूशन आ गया था। तो उसके बाद ये बहुत अच्छा काम चला। हमारे को रेट्स भी अच्छे मिलते थे, मार्केट लिमिटेड थी पर प्राइसेस अच्छे थे। बहुत कम लोग उसमें काम कर रहे थे क्योंकि इसी और यही गांव ज़्यादातर मेन गांव यही था। बिलासपुर से भी फूल आते थे तो ज़्यादातर प्रोडक्शन यहाँ से चलता था। तो ये चीज़ काफ़ी हमारे लिए सूटेबल रही और हमारे को बहुत अच्छे रेट भी मिले थे। तो डिम्पल भाई, मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआत कैसे हुई? फ्लोरिकल्चर की जो शुरुआत है आपके पिताश्री ने जो की है वो कैसे हुई, कैसे उनके दिमाग में आइडिया आया, और आपने भी क्यों, जो आपने पढ़ाई की तो आपने जॉब ना करने को चुना, जॉब ना की और आपने अपना जो फ्लोरिकल्चर है, अपना ही जो बिजनेस है वो आगे बढ़ाया? ये कैसे शुरुआत हुई? सर, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो यहाँ पे हमारे आत्मस्वरूप चाचा जी हैं गांव से। तो उन्होंने एक यहाँ से नारायण शर्मा जी होते थे, वो ये महाराजा हेमनंदर सिंह जी हैं जो सीएम अभी पंजाब हैं। तो उनके फार्म पे वो काम करते थे वहाँ पे। तो जैसे राजा महाराजाओं का शौक़ होता है, वो लोग इस चीज़ को करते थे। तो वो उनके पास काम करते थे। इवन कि वो उनका एक्सपोजर इतना अच्छा था कि वो हॉलैंड तक भी उनको लेके गए थे। तो वहाँ से ट्रेनिंग वेनिंग थी। तो उनके खुद के गांव में पानी वानी की दिक्कत होती थी। तो उन्होंने हमारे गांव में पानी वानी की पहले से लेकर कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही है। सॉइल फर्टाइल थी, हर एक चीज़, सब्जियां बहुत अच्छी होती थी। तो उन्होंने हमारे गांव को चुना, उनसे उनकी यारी दोस्ती भी थी। तो उन्होंने स्टार्ट किया था उनसे कुछ 100-150 स्क्वायर मीटर में, कुछ ओपन फील्ड में और कुछ ये टनल्स वगैरह में। थोड़ा सा मतलब ये मान के चलो 200-300 स्क्वायर मीटर से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उस समय जो है उनकी एक साल में जो आमदनी थी वो 30-40 हज़ार रुपये थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1989 की और 90s के आसपास की। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा था उस समय के हिसाब से, कि उस समय 90s में आप 100 या 200 स्क्वायर मीटर में जो है इतना आउटपुट ले रहे हैं। तो उस समय यहाँ सब्जियाँ उगा करती थी, अच्छे से उगा करती थी। तो गाँव वालों ने सोचा कि इसमें क्या कुछ किया जा सकता है। तो जब पता सता किया और सारा कुछ किया तो जैसे न बाहर से भी डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से भी हमारे को जो है इसमें थोड़ा उस समय सपोर्ट मिली। हमारे को इंपोर्ट करने में हॉलैंड से मटेरियल कहाँ से आता है बताया कि वहाँ से आता है, क्योंकि उस समय फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग भी नहीं होता। किसान जैसे पेरेंट्स वगैरह की बात करें तो वैसे ठीक स्ट्रांग थे, पर उस हिसाब से नहीं कि भाई कोई चीज़ इंपोर्ट की जा सके। तो उन्होंने इंपोर्ट करके कुछ मटेरियल दिया। उस तरीके से हमने उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रुचि दिखाई उसमें ना। तो वैसे वैसे करके जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स ने उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया तो उनको ना रिटर्न्स बहुत अच्छे मिले। ऑल्दो उस टाइम मार्केट की बहुत दिक्कत आई। एक बार तो ऐसा हो लिया कि हमने फ्लोरिकल्चर करना बंद ही कर दिया था, क्योंकि मार्केट एस्टेब्लिश नहीं थी। जिस वेंडर को हमने फूल भेजा वो सारे साल के पैसे खा गया और हमारे को कुछ भी रिटर्न मतलब उससे उस साल कुछ भी नहीं मिला। उस समय सब्जी साथ में लगती तो इसलिए थोड़ा सा तो ठीक रहा। तो आप
ये समझो कि जब हमने स्टार्ट किया पेरेंट्स के बाद हमने सोचा कि इसमें पैसा अच्छा था, इसको क्यों ना एक बार इसमें रेवोल्यूशनरी तरीके से थोड़ा सा काम ढंग से किया जाए, अभी क्या कमी थी क्या थी। तो हम जब इस सेक्टर में आए तो हमने ये चीज़ करने से पहले ट्रेनिंग और एक्सपोजर लेना ज़रूर समझा। तो जब ये चीज़ देखा तो हमने अपने जो शॉर्टकमिंग्स थी, हमारी कमियां थी, वो चीज़ों को देखा कि हम क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, पूना बेंगलोर में क्या फार्मिंग हो रही है, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या उनका मार्केट का स्टेटस है, क्या उनका क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल है। तो वो चीज़ें होने के बावजूद फिर हम इस पे आए। बहुत अच्छा, वो दिख भी रही है आपकी मेहनत जो आपने उसके बाद की है। तो डिम्पल भाई, मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो कट फ्लावर का जो पौधा जो आता है फ्लावर का, वो कहाँ से आता है? सर, आज की डेट में हम जो जितना भी ये प्लांटिंग मटेरियल है, पूना में KF बायोटेक करके है एक कंपनी, वो है। बेंगलोर में फ्लोरेंस फ्लोरा है। बेसिकली ये दो ज़्यादा कंपनीज है। इसके अलावा राइज एंड शाइन भी है और आपका सुपार फ्लोरीटेक भी है। इस तरीके से ये 4-6 कंपनीज हैं जिससे हम काम कर रहे हैं, खास करके कार्नेशन पे। बाकी जो हम लिलियम वगैरह इम्पोर्ट करते हैं वो डायरेक्ट हम दे रहे हैं। तो आप जैसे बेंगलोर से, पूना से जो है अगर ये पौधा मंगाते हैं तो क्या क्या कॉस्टिंग रहती है इसकी? सर, इसके लिए हम 10.5 रुपये पे कर रहे हैं कंपनी को। तो ये हमारे को FR दिल्ली पहुंचा के दे रही है। उसके बाद यहाँ तक लाने का खर्चा हमारा होता है। तो अगर यही पौधा जो है यहीं पर लोकेलिटी में उगाया जाए, आप ये भी बताएं कि कैसे इसे हम लोकेलिटी में उगा सकते हैं और क्या इसकी कॉस्टिंग रहेगी अगर ये लोकेलिटी में उगता है? देखो सर, सीधा एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी। उसके ऊपर जो अपने रॉयल्टी इसके पीछे जो हॉलैंड के लिए जो इसके ब्रीडर बैठे हुए हैं वो उनके जाती है, वो रुक जाएगी। तो मे भी ये 5-6 रुपये तक, 6 रुपये तक जो है प्लांट हमारे को पड़ जाएगा। 5-6 रुपये तक। तो अगर हम यहाँ पे उगाना चाहे अपनी लोकेलिटी में तो हम कैसे कर सकते हैं? देखो सर, उसके लिए एक डिफरेंट जो हमारा एरिया आप देख रहे हैं तो ये प्रोडक्शन का एरिया है। उसके लिए अलग से एक मदर स्टॉक बनाना पड़ता है। उसका एक डिफरेंट कल्टीवेशन का तरीका है। उसको आप मदर स्टॉक बनाएंगे, उससे आप फ्लावर नहीं लेंगे, उसको क्वालिटी कंट्रोल रखेंगे। एक प्लांट से कितने आपने प्लांट्स तैयार करने हैं उसका एक लिमिट होता है। उस तरीके से उसको कर सकते हैं। पर यहाँ इसलिए इसको लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उतना मार्केट में प्लांट का सप्लाई नहीं होता है। अब जो ये कंपनियाँ बैठी हुई है ये एक्सपोर्ट तक भी करती है, ऑल ओवर इंडिया भेजती है। अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो हमारे पास एक हिमाचल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने प्लांट सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे बेंगलोर है, पूना है, इधर ऊटी साइड आप मान के चलो, या आप देहरादून की तरफ को प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई करना हो या नॉर्थ ईस्ट भेजना हो तो उसके लिए हमारी भी वही प्रॉब्लम्स रहेंगी, फिर वहाँ प्लांट जाके महंगा हो ही जाएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ भी शुरू करते हैं, अगर बाहर बेचना चाहे तो फिर प्लांट की कॉस्ट वही सेम चीज़ पे पड़ जाएगी। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको जो प्राइसेस है फूल जैसे आप बेचते हैं मंडियों में, यहाँ से दिल्ली जाता है, तो कॉस्टिंग क्या आपको उसके प्राइस जो है वो प्रॉपर मिल रहे हैं? देखो सर, अर्लियर जब हमने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग बहुत डिफ़िकल्टी मतलब बहुत मेहनत। जैसे आपको बताया, पेमेंट नहीं मिलती थी, हमारा माल रिजेक्ट करना, क्या बिकता है क्या नहीं बिकता था, कम्युनिकेशन गैप बहुत था। आज की डेट में तो हर एक चीज़ इजी है, तो वो चीज़ पता नहीं होती थी। महीना पता नहीं होता था कि भाई क्या रहता है, क्या रेट बिक रहा है वहाँ पे। उसके बाद जब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई, DD वगैरह बनने स्टार्ट हुए, और थोड़ा जो व्यापारी है वो भी थोड़े, जिन्होंने अच्छे व्यापारी थे जिन्होंने काम करना था वो भी थोड़े से ऑनेस्टली उन्होंने काम स्टार्ट करने के लिए, तो इजी हो गया था। फिर हमारे को रेट बहुत अच्छे मिले थे। प्रोडक्शन का एरिया यही ज़्यादा था, मैंने जैसे आपको बताया, तो हमारे को बहुत अच्छा, और हमारे को व्यापारियों ने भी थोड़ा सा मतलब उस हिसाब से संभाला कि नहीं ये प्रोडक्शन एरिया सही है तो इसको हम चीट नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से अच्छा था। पर आजकल की अगर हम बात करते हैं तो अब प्रोडक्शन भी थोड़ा सा बढ़ गया है। अगर इस गांव की बात करें तो ये एक तरीके से मदरलैंड है फ्लोरिकल्चर के लिए, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ था। अब ये ऑल ओवर हिमाचल, इधर अगर देहरादून साइड चले जाओ, उत्तरांचल कहीं चले जाओ, आपके किसी और स्टेट्स में चले जाते हैं तो सारे में हो रहा है। पर इसके बावजूद मार्केट भी बड़ी है, प्रोडक्शन तो खप रहा है, पर हमारी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स ये है कि प्रोडक्शन होने के बावजूद
हमारे को एक चाइना से सीधी सीधी टक्कर मिल रही है फ्लोरिकल्चर की। जैसे हम कार्नेशन उगा रहे हैं, लिलियम उगा रहे हैं और भी 3-4 किस्मों के फूल उगा रहे हैं, उसकी बिल्कुल ये मान के चलो कि वो फूल जो है चाइना से पेपर फ्लावर या प्लास्टिक फ्लावर के तौर पे आ रहा है। मे भी प्लास्टिक फ्लावर तो बंद कर भी दिया है गवर्नमेंट ने, पर उन्होंने पेपर फ्लावर पे लेके गए हैं उसको। तो वो हमारे को, जैसे हमारे फूलों के रेट्स शादी ब्याह में या जो भी हमारे जो शुभ कार्य होते हैं उसमें लगते हैं ये, तो उस समय कंपटीशन का डायरेक्ट मिल रहा है और वो बहुत चीप रेट पे यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। तो सप्लाई होने के साथ साथ उसने हमारी मार्केट को ना काफ़ी डोमिनेट कर दिया है। तो जो किसानों का माल है वो मंडियों में बिक नहीं पा रहा है ढंग से, वो रह जाता है, बहुत सारा फेंका जाता है। तो अब वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं जो आने चाहिए। अब अगर हम पूरे साल की बात करें तो जब सारे किसानों के पास प्रोडक्शन जो कम होता है, उन 4-5 महीनों को छोड़ के बाकी के 7 महीने जो है हमारा जो प्रोडक्शन है उसको जो है हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं वो भी हम निकाल नहीं पा रहे हैं। और वो 3-4 महीने, जैसे आजकल सर्दियों के महीने हैं, इसमें शादी ब्याह आते हैं और इस तरीके से होता है, उस समय हमारे पास प्रोडक्शन कम होता है। तो वो एक बार मतलब वो मीट नहीं कर पा रही है, जो हमारी प्रोडक्शन का जो एक लेवल है और जितना रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मीट कर पा रहे हैं आज के डेट में। तो अगर ऑनलाइन सेल जो है आपके फूलों को किया जाए तो वो चीज़ आप कैसे रहेगा कि आप किस नज़र से उसको देखते हैं? देखो सर, हमारे लिए तो फ़ायदा ही है। अगर ऑनलाइन हमारे को कस्टमर और एक प्रोड्यूसर के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट करके ये चीज़ रह सकती है, तो वो तो अगर इसमें मिडल मैन कम होता है तो अच्छी बात है। पर ऐसा भी नहीं कह सकते कि मिडल मैन अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। मिडल मैन भी अपना रोल प्ले कर रहा है, पर कितना ऑनेस्टली कर रहा है, उसका बीच में क्या रहता है। अब जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का जो गैप हम भी मंडियों में जाके पता करते हैं। अगर रिटेलर की दुकान पे हम जाएं, हम अपने प्राइस, अपने फूल के डंडी का एक का प्राइस पता करें तो वहाँ पता चल रहा होता है 20 रुपये 25 रुपये डंडी जो बिक रही है, और हमारे घर से उस समय भी वो 3 रुपये 4 रुपये चल रही होती है। तो ये जो गैप है ये बहुत बड़ा गैप है। ऑल्दो उनका मटेरियल ख़राब होता होगा, हम ये नहीं कहते हैं कि वो अगर अपनी दुकान पे जाके जो है 50 बंडल ले जाते हैं, 50 के 50 उनके सेल हो जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं रहता है। तो हम देखते हैं, हमसे बात करते हैं, तो उस तरीके का एक गैप रहता है। कुछ मटेरियल बीच में ख़राब हो जाता है क्योंकि हाईली पेरिशेबल आइटम है। तो अगर इस तरीके की मार्केट में कुछ होता है और हमारा डायरेक्ट कंज्यूमर से कॉन्टैक्ट बनता है तो वो एक तरीके से हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। बहुत अच्छी बात हो गई। सरकार ने ई-नाम योजना एक चलाई है जी, क्या उसके बारे में आप जानते हैं? सर मुझे ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। अगर कुछ ऐसी स्कीम होगी तो हम पता करेंगे इसके बारे में। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ई-नाम योजना में जो है आड़ती ऑनलाइन जो ऑप्शन लगेगा आपकी जो भी फसल है जी, इस समय पर जो है ये टमाटर के लिए अभी फ़िलहाल जो है APMC शुरू कर चुका है। तो टमाटर या कोई भी फसल आपकी रहती है जो ऑनलाइन उसका ऑप्शन होगा, आड़ती जो है उसे खरीदेगा ऑनलाइन और कुछ ही घंटों में, 24 घंटों में या फिर बहुत ही चंद घंटों के अंदर जो है वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो खुद ही आपके घर से जो है वो फसल उठा लेगा। तो ये इनाम योजना है जो सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इसे आप क्या समझते हैं कि ये ठीक है या? सर अगर इस तरीके की योजना आती है और वो प्राइस हमारे को उस तरीके से हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट से ऊपर के और हमारे लिए बेनिफिट होता है तो हमारे लिए तो बेस्ट है सर जी। हमारे लिए तो कोई ऐसी योजना जिससे हमारा प्रोडक्शन बिके और उसके साथ हमारे को उसका रिटर्न्स अच्छे मिले तो हम तो एग्री करते हैं ऐसी चीज़ों से। तो अभी जो है आपका ट्रांसपोर्ट क्या रहता है, किस तरह से आपके जो फूल है वो कैसे सप्लाई होते हैं यहाँ से दिल्ली जाते हैं? सर हमारा यहाँ से ट्रक्स में जाता है। हमारा यहाँ से मंडी जो गाजीपुर मंडी जहाँ हमारा मेन फ्लावर मार्केट है तो वो वहाँ पे पहुँचने के लिए 8 साढ़े 8 घंटे का टाइम लगता है। तो हमारा दिन में प्रोडक्शन कटिंग होके उसको रैपिंग पैकिंग वगैरह करके शाम के टाइम 5 बजे जो है उसको हम लोड कर देते हैं। मॉर्निंग में हमारे 3-1 बजे तक मंडी में पहुंच जाता है। तो कोई ख़ास इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर इसको प्रॉपर चैनल में अगर मैं बोलूं तो वो भी सही नहीं है जो चल रहा है। पर इस चीज़ के लिए मार्केट को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, व्यापारियों को ऑर्गेनाइज मतलब उस तरीके से फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर हम उस चीज़ को चाहते हैं कि हम इसको अच्छे से करें, जैसे विदेशों में होता है, नीदरलैंड वगैरह में होता है और देशों में होता है, केन्या वगैरह में होता है, जो इस चीज़ को बहुत अच्छे और मतलब साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं।
तो उस चीज़ को करने के लिए हमारे को पहले तो मार्केट को उस तरीके से एस्टेब्लिश होना पड़ेगा, व्यापारियों को उस तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कस्टमर को भी उस तरीके के लिए तैयार करना, क्योंकि वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर हम रेफ्रिजरेटेड और मान लो अभी हम सिंपली कटिंग करते हैं घर पे, थोड़े ठंडे कमरों में पैकिंग करते हैं, उसके बाद जो है हम इसको वायर ट्रक जो है वहाँ पे भेज देते हैं, और आप यकीन नहीं करते हैं कि वहाँ पे हमारा माल जो है बिक रहा होता है 30, 35, 40, 45 डिग्री तक के बीच में हमारा माल पड़ा हुआ रहता है, बिना पानी और बिना उसके। ये तो यहाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है जो वहाँ पे जाके जो है तो एडजस्ट करती है, अदरवाइज़ वहाँ पे जो है जिस तरीके से हमारा माल बिक रहा होता तो वो कोई तरीका नहीं है। मतलब अगर सरकार भी इस चीज़ में कुछ करना चाहे तो बहुत कुछ करने को बाकी है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो 18 साल से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ तो वैसे ही चल रहा है, तो इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। अगर ये चीज़ इस चीज़ के लिए कंज्यूमर को भी तैयार होना पड़ेगा, मंडी उस तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, हमारा ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेटेड होना चाहिए, इवन हमारे कोल्ड स्टोरेज घर पे होने चाहिए, तो वहाँ से एक प्रॉपर चैनल बनेगा और आगे फिर इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। शेल्फ लाइफ बढ़ने के साथ साथ जो इसको कंज्यूम करेगा उसको वो क्वालिटी मिल पाएगी। अब यहाँ से जिस तरीके से हम बेच रहे हैं, यहाँ से हम क्वालिटी फ्लावर, हमारी तसल्ली है कि हम क्वालिटी फ्लावर जो है अभी यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, पर वो वहाँ तक क्या रह पाता है क्या नहीं रह पाता है, वो मतलब उसमें ना मैं बोलूँ तो 50% का फ़र्क पड़ जाता है। 50%। हाँ, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो इस तरह से जो फूल जा रहा है, जितनी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, तो उसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव सर सिंपल सी बात है, रिटर्न्स अच्छे आएंगे तो हर एक चीज़ मैनेज हो सकती है। वो सिंपल सा फंडा है। अगर जिस रेट पे आज की डेट में फ्लावर बिक रहा है तो वो उसमें काफ़ी कुछ नहीं किया जा सकता। अगर मार्केट ऑर्गेनाइज होती है, हमारा पूरा जो है सप्लाई जो है वहाँ पे बिक पाती है और उसके रेट्स अच्छे मिल पाते हैं, और मंडी में व्यापारी उस तरीके से तैयार हो, हमारा फूल जो है, हम ये नहीं बोलते कि एक्सपोर्ट करो, देश के हर कोने में भेजा जाए और उसके कंज्यूमर को बढ़ाया जाए। और जैसे चाइना से जो ये चीज़ें आ रही है, इस चीज़ को थोड़ा सा प्रतिबंधित किया जाए एक तरीके से, तक ज़्यादा जितना भी हो सके कंट्रोल किया जाए, ताकि हमारा एक कंपटीशन ख़त्म हो। लोग क्या करते हैं जी, इंडिया में वो कल्चर नहीं है अभी कि फूलों का जो कल्चर और देशों में होता है या उसकी जो रिस्पेक्ट और देशों में उसके लिए मिलती है, वो चीज़ नहीं है। बाहर की कंट्रीज़ में लाइव प्लांट्स, लाइव फ्लावर्स, इन चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाता है। हमारे इंडिया में उसके उल्टा है। हमारे यहाँ प्लास्टिक फ्लावर, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगती, उसका पानी चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको, उसको साफ़ सफाई करके एज इट इज़ सारा साल रखा सकता है। तो ये जो चीज़ बीच बीच में जो चीज़ें हैं वो चीज़ थोड़ी सी ख़त्म करनी पड़ेगी, इसके लिए मार्केट एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। तो एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा है, शायद जो फ्लोरिकल्चर या फिर जो खेती से रिलेटेड लोग हैं वो इस चीज़ को समझ जाएंगे। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे कि टिश्यू कल्चर क्या होता है, इस बारे में आप बताइए। इसको मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं आपको बता पाऊँगा, पर टिश्यू कल्चर पौधे बनाने के लिए एक सबसे इजी वे है, पर वो थोड़ा कॉस्टली है, और उसमें जो हम जितना भी हम एक साल में मटेरियल तैयार करते हैं, उससे एक साल में मतलब 4-5 गुना जो है हम मटेरियल उसमें तैयार कर सकते हैं, प्लांटिंग मटेरियल। फिर उसको हार्डनिंग करके अपने ग्रीन हाउसेस में या ओपन फील्ड्स के लिए, वो चीज़ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। अगर उसको अडॉप्ट कर सकें या उस तरीके से गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर सके तो वो बहुत अच्छा है। तो आपने भी क्या टिश्यू कल्चर शुरू करने का सोचा था? सर मैंने सोचा था मैंने सोचा था कि भाई मैं इसमें जाऊं, पर वही है कि हमारे यहाँ पे कंजप्शन उस तरीके से नहीं है। इसके लिए हमारे को अपना जो प्रोडक्शन था वो, फिर जो इसके लिए स्किल्ड लेबर है वो हमारे यहाँ पे नहीं है। उस तरीके के स्टूडेंट्स नहीं निकलते हैं जो बायो में इतने, मतलब वो निकलते भी होंगे, पर मैंने इस इंडस्ट्री को इस वे में जाते हुए नहीं देखा है। मेरा एक समय प्लान था कि इस चीज़ में जो ये प्लांटिंग मटेरियल है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं या विद इन कंट्रीज भी वो लोग भी इसी तरीके से कर रहे हैं, तो वो करा जा सकता है, उसमें बहुत कुछ है करने के लिए। तो आज हमें बहुत अच्छे से जो है वो डिम्पल भाई ने काफ़ी चीज़ें बताई है। तो एक आखिरी सवाल मेरा डिम्पल भाई आपसे है, फूलों के नाम आप बताएं थोड़ा सा ब्रीफ में कि क्या कहाँ यूज़ हो सकते हैं जो फूल है, आपने जो आप फूल यहाँ पर लगाते हो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं।
देखो सर, जो हम फूल उगा रहे हैं वो मेनली जो है बुकेज में यूज़ होते हैं, और बुकेज के अलावा कुछ एक फूल ऐसे होते हैं जो मालाओं में या मंदिरों वगैरह में इस तरीके से भी यूज़ होते हैं। तो वो अलग अलग तरीका होता है, बुकेज में यूज़ होगा, शादी ब्याह में डेकोरेशन में यूज़ होगा। मेनली तो यही फूल हम लगाते हैं जिसको कट फ्लावर बोलते हैं। 5 स्टार्स वगैरह या बड़े होटलों में जो है अरेंजमेंट्स बनते हैं उसमें यूज़ होते हैं। तो जैसे हमारा कार्नेशन है, ये जैसे हम उगा रहे हैं तो इसको हम कई तरीके से यूज़ कर लेते हैं लोग। बुके में भी यूज़ करते हैं इसको, मैरिजेस वगैरह इवेंट्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है और होटलों वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। इसी हिसाब से वैसे ही इसमें जो फ़र्क है फूलों में, ये कार्नेशन ये थ्रू आउट ईयर पैदा होता है, मतलब ये सारे साल में चला रहेगा, इसकी क्रॉप मिलती रहेगी। इसमें जैसे हम दूसरे फूलों की ग्लैडुलस की बात करें, सीजनल है। सीजनल मतलब साल में एक बार आएगा, या ज़्यादातर या आपने 2-3 महीने के गैप में छोड़ के लगाया तो वन टाइम क्रॉप है वो। इसी हिसाब से लिलियम एक ऐसी क्रॉप है वो भी वन टाइम है। क्रिसैंथेमम आपकी वन टाइम क्रॉप है। लिमोनियम आपका साल में 2 बार आ जाता है। इसके अलावा जिप्सोफिला आपका साल में 2 बार आ जाता है, और आपका जो मैंने यूस्टोमा बोला वो भी साल में 2 बार आ जाता है। पर ये कार्नेशन एक ऐसी क्रॉप है जो थ्रू आउट ईयर जो आपको कुछ ना कुछ देती रहती है। इसमें इनपुट भी सारे साल है, इसमें लेबर इंटेंसिव है ये बहुत ज़्यादा। इसके अलावा इसके फर्टिगेशन का भी सिस्टम काफ़ी रहता है, और इसमें कटिंग पैकिंग ये मतलब पूरे थ्रू आउट ईयर रहता है। बाकी फसलों के कंपेरिजन में जैसे कार्नेशन की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है और हैवी फीडर प्लांट है, और इसको केयर की भी नहीं ज़रूरत है। बाकी ये प्लांट जो है आपको 3 साल तक, अगर इसके आपके कल्टीवेशन की प्रॉपर आपने साइंटिफिक तरीके से काम किया है, उसको प्रॉपर ये मेंटेन किया है इसको, तो ये 3 साल तक आपको क्रॉप देता रहता है। हम देख भी सकते हैं जो जहाँ पर हम ग्रीन हाउस में खड़े हैं इसमें कार्नेशन ही लगा है, जो कि फुल ईयर मतलब 12 महीने जो है आपके पास रहता है, और लगभग 3 साल तक जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब 3 साल तक ये रहता है। तो अंत में डिम्पल भाई, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे जो किसान अब फ्लोरिकल्चर शुरू कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, काम बहुत अच्छा है, हम इतने समय से देख रहे हैं तो अच्छा ही है। मतलब हम तो कोई काम वैसे अच्छा है, अगर साइंटिफिक तरीके से और प्रॉपर वे से अगर आप सही इंटेंशन से काम करते हैं तो काम बहुत अच्छा है। बस यही है, अगर इसका थोड़ा सा ये है, क्यों ये खाने वाली चीज़ नहीं है, तो एक ये वो चीज़ है जिसकी क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। लोग इसको अप्रिशिएट करें तो इसको लोग खरीदेंगे। तो मैं नए किसानों को यही बोलना चाहूँगा, जब भी इस पे काम करें तो अच्छे से काम करें, पूरे साइंटिफिक तरीके से काम करें, ताकि आपकी क्वालिटी अच्छी आए तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अब इसमें उतनी स्पीड से रिटर्न्स नहीं आते जो पहले आया करते थे। अब थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा है क्योंकि प्रोडक्शन एरिया भी बहुत बढ़ गया है, गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया है, सब्सिडी रखी है और कुछ रखा है, तो प्रोडक्शन एरिया बढ़ गया है, कंज्यूमर भी बढ़े हैं। पर अब कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि रेट्स कम मिल रहे हैं। उसके जो मैंने रीज़न बताए हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर है, या लोगों के बीच में रुझान है, या लोगों की पॉकेट मनी उस चीज़ को अलाउ नहीं करती है, वो चीज़ें बहुत फ़र्क करती हैं। अगर हमारी इकॉनमी में बहुत अच्छी इकॉनमी चल रही होगी तो लोगों के पास पैसा होगा, तो ऑब्वियसली तो वो इस तरीके के खर्चे करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसका भविष्य खराब है, भविष्य ठीक है। थोड़ा सा लोगों में इस चीज़ के लिए ट्रेंड आना, एक रुझान आना कि भाई नहीं, ये फ्लावर कुछ चीज़ है। अब इस कार्नेशन की बात करी जाए तो ये 15 दिन की शेल्फ लाइफ है। 15 दिन तो हम इसको ऐसा बोलते हैं, जिस स्थिति में आज की डेट में हम बेच रहे हैं, तो 15 डेज इसकी दिल्ली मार्केट में जाने के बाद, उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचने के बाद 15 दिन इसकी शेल्फ लाइफ है। इसको हम और थोड़े साइंटिफिक तरीके से करते हैं, इसकी ट्रांसपोर्टेशन सुधारते हैं, हमारी मार्केट ऑर्गेनाइज होती है, तो मे भी 2-3-4 दिन इसकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। तो वो चीज़ें होनी बाकी है। अगर नए लड़के इसमें आते हैं, कुछ नया कुछ कर पाते हैं, नए किसान इसमें जुड़ते हैं और साइंटिफिक तरीके से करते हैं, तो मे भी अच्छा है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर थे कुलदीप सिंह, डिम्पल भाई आज हमारे साथ थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्ट बड़ी पूजा से बातचीत। थैंक यू।